हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टूडेंट अड्डा। आप देख रहे हैं सीटेट का क्लास, जो कि आगामी संभावित परीक्षा दिसंबर 2025 में होने वाली है। उसी के लिए हम लोग क्लास जो स्टार्ट किए हैं, आज क्लास नंबर तीसरा है। और चलिए देखते हैं, क्लास नंबर तीसरा है। तो तीसरा क्लास और क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन पहला है। पहले खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, अगर नहीं बनता फिर जा करके एक्सप्लेन यहाँ पे सुनिए और समझिए बात को क्या कर रहा है। और ज़्यादातर सुनने की कोशिश कीजिए कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, क्यों यही ऑप्शन, चार ऑप्शन में को यही क्यों होगा, ए ही क्यों होगा, बी ही क्यों होगा। ये सिर्फ आप सुनने की कोशिश कीजिए, समझिए बात को और तर्क कीजिए खुद से कि, और उस बात को सही से देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल है। यानी कि कह रहा है कि इसमें सूक्ष्म गतिक कौशल, पहले ये समझिए कि सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल क्या होता है। यानी कि पहला हो गया कि सूक्ष्म गतिक कौशल और दूसरा हो गया कि स्थूल गतिक कौशल। ये दोनों क्या हो गया, सूक्ष्म गति कौशल। यानी कि देखिए, सूक्ष्म गति कौशल उस चीज को कहा जाता है जो कि छोटा से छोटा चीज यूज हो, यानी कि उंगली का यूज हो। उंगली, जैसे हम पेन पकड़े हुए हैं तो उंगली का यूज हो रहा है, इसमें हाथ इसका कोई अति इसमें काम नहीं आ रहा, सिर्फ उंगली यूज होना चाहिए, उसी को सूक्ष्म गति कौशल बोला जाता है। स्थूल में जैसे कि पूरा शरीर यूज में आए, जैसे हाथ पूरा हाथ एक साथ में यूज आना चाहिए, उंगली हाथ पूरा शरीर यूज में आना चाहिए, जैसे होता है ना सूक्ष्म गति कौशल। सूक्ष्म गति कौशल में लिखना, कंघी करना, सुई में धागा पिरोना, ये सब क्या है, सूक्ष्म गति कौशल। यानी कि छोटा क्षेत्र इसमें यूज होता है, उंगली का प्रयोग होता है। स्थूल गति कौशल में हो गया कि आप जैसे कि दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, इस समय हो गया स्थूल कौशल। इसका उदाहरण में जैसे देख लीजिए, इसका उदाहरण हो गया सूक्ष्म गति में पेन पकड़ना, पेन पकड़ना। दूसरा हो गया आपको दूसरा कंघी करना। तीसरा, जैसे कि तीसरा अति एग्जाम्पल में इसको ले सकते हैं आप, जैसे कि सुई में धागा करना। तीसरा स्थूल गति कौशल में हो गया आपको जैसे कूदना, जैसे और भी ले सकते हैं, जैसे कि नाचना, फुदकना। यानी कि इसमें स्थूल गति कौशल में हो गया कि पूरा शरीर का यूज होना, हाथ पांव सब एक साथ यूज होना। और सूक्ष्म गति कौशल में हो गया कि उंगली का यूज होना। तो जैसे कि निम्नलिखित में से सूक्ष्म गति कौशल, हमको यानी छोटा वाला हिस्सा खोज रहा है, तो इसमें हमको खोजना है कि कौन सा है जो सूक्ष्म गति कौशल है। पहला ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लिखना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा फुरकना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है चढ़ना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दौड़ना। इसमें से आप ही बतला दीजिए, इसमें से कौन सा होगा। तो सूक्ष्म गति कौशल में कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिखना। अभी ही बोले हैं पेन पकड़ना, लिखना, या न तो सुई में धागा करना, कंघी करना। इसमें क्या है, सिर्फ उंगली का यूज होता है, इसमें उंगली का यूज होता है। और स्थूल गति कौशल में हो गया कूदना, नाचना, दौड़ना, चढ़ना, ये सब यानी कि पूरा शरीर का यूज होना, इसमें स्थूल गति कौशल। तो आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किशोर, इसी को बोला जाता है किशोरा अवस्था। इसी को किशोरावस्था, किशोर का अनुभव कर सकता है, यानी कि किशोर का अनुभव कर सकता है। किशोर यानी कि किशोर का उम्र हो जाता है 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष। चलिए अथी पे लेकर के एक अथी यानी कि विकास का देखिए, विकास का चार गो अवस्था है, यानी कि 4 गो नहीं ऊपर भी है, मगर सीटेट में हम लोग को सिर्फ
चार ही अवस्था पढ़ना पड़ता है, एक गर्भावस्था, एक सस्वावस्था, एक बाल्यावस्था, एक किशोरावस्था। बस हम लोग को 18 वर्ष तक पढ़ना रहता है सीटेट में, उससे आगे हम लोग को पढ़ना नहीं है। हाँ, हायर एग्जाम रहता है, उसमें ऊपर पढ़ना रहता है, मगर हम लोग को सीटेट में 18 से नीचा ही पढ़ना रहता है, इससे नीचा। चलिए, पहला इसमें विकास का हो गया, जैसे कि पहला हो गया इसमें गर्भावस्था, दूसरा हो गया इसमें सस्वा अवस्था, और इसमें तीसरा हो गया आपको, तीसरा में जैसे देखिए इसमें बाल्यावस्था होता है, सोझे हम बाल्यावस्था लिख देते हैं, इसको दो भागों में फिर बांटा गया है, बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को ही हम लोग यानी कि दो भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा हो गया उत्तर बाल्यावस्था। ये देखिए बाल्यावस्था को माने कि बाल्यावस्था हो गया आपको 2 से लेकर के 12 वर्ष, मगर इसी को दो भागों में बांटा गया है। और चौथा हो गया आपको किशोरावस्था, किशोरावस्था। चलिए, गर्भावस्था, आपका गर्भावस्था कितना दिन का होता है? 9 महीना। 9 महीना या 280 दिन, 10 दिन आगे पीछे भी होता है। इसके लिए अगर आपको एग्जाम में इतना ही देगा, 9 महीना देगा या नहीं तो 280 दिन देगा, उससे आगे पीछे नहीं देता, 10 दिन। हाँ, मगर डॉक्टर सबके पास जब जांच के लिए जाता है तो कहता है ना कि 9 महीना इतना तारीख को इतना तारीख, मगर जब भी जांच करवाइएगा तो 10 दिन आगे पीछे करके ही, जब आप जांच करवाते हो उतना आगे पीछे होता है, तो वो हमको नहीं, बस एग्जैक्ट हमको 9 महीना या 280 दिन। और किशोरावस्था, सस्वावस्था हो गया 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। यानी कि देख लीजिए कि सस्वावस्था में हो गया, माने 0 बोला जाता है जो जन्म होता है एक बच्चा, एक बेबी का जो जन्म होता है, जन्मदिन को ही 0 माना जाता है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। और बाल्यावस्था हो गया, जैसे कि बाल्यावस्था में हो गया 2 से लेकर के 12 वर्ष तक, इसी को 2 भागों में बांटा गया है। तो पूर्व बाल्यावस्था को बांटा गया 2 से लेकर के 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था को बोला गया है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक। और किशोरावस्था में हो गया आपको 12 से लेकर के 18 वर्ष तक। इतना समझ गए आप? जब जैसे देख लीजिए ये विकास का हो गया, जैसे जीन प्याजे पढ़िएगा, कोहलबर्ग पढ़िएगा तो उसका अलग अलग अवस्था है। जीन प्याजे पढ़िएगा तो जीन प्याजे में आपको 2 से लेकर के 7 वर्ष है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। जैसे कि देख लीजिए ये विकास का है, ये कोई वैज्ञानिक नहीं दिया, ये विकास का ही है, इसलिए ये अति अलग है। और वैज्ञानिक वाला जो है, जो कोहलबर्ग का अलग 3 गो नैतिक विकास दिए हुआ, 3 गो अवस्था दिए हुआ, जीन प्याजे का 4 गो है, तो वो अलग है, तो इसको इसमें नहीं मिला दीजिएगा, वो अलग है, ये अलग है। चलिए आप देख लीजिए, ये लिख लीजिएगा पूरा को। चलिए आप देखिए किशोरावस्था कितना हो गया? 12 से लेकर के 18 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष। अब इसमें कह रहा है कि जब एक बच्चा 12 से 18 वर्ष में रहता है तो कौन सा अनुभव कर पाता है, खुद को कौन सा अनुभव कर पाता है। तो इसमें देख लीजिए, पहला है ऑप्शन नंबर ए, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव। यानी पहला ऑप्शन करा कि बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव। और ऑप्शन नंबर बी हो गया आत्मसिद्धि के भाव, आत्मसिद्धि के भाव। ऑप्शन नंबर 3 हो गया जीवन के विषय में
परिवृत्ति, जीवन के विषय में प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी हो गया दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। इसमें आपको चुनना है कि इस किशोरावस्था में एक बालक कौन सा अनुभव कर पाता है। तब पहला देख लीजिए, पहला ऑप्शन कह रहा है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव। पहला डर का भाव ये होता है आपको, ये वाला 6 से लेकर के 12 वर्ष में होता है, 12 वर्ष में एक बच्चा कर पाता है। यही आत्मसिद्धि का भाव, आत्मसिद्धि का भाव यानी 6 से लेकर के 12 वर्ष में ये भी होता है जीवन के प्रति, जीवन के विषय में प्रवृत्ति, यानी कि जीवन के बारे में 6 से लेकर के 12 वर्ष में, यानी कि ये भी हो गया 6 से लेकर के 12 वर्ष, ये भी हो गया आपको 6 से लेकर के 12 वर्ष। एक बच्चा जब उत्तर बाल्यावस्था में रहता है तब जाकर के ये सब अनुभव कर पाता है। मगर दुश्चिंता यानी खुद के लिए चिंता में रहता है और स्वयं से सरोकार रहता है कि हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। 12 से लेकर के 18 वर्ष में एक बच्चा है जो खुद के बारे में सोचने लगता है, खुद के बारे में करने लगता है। तो यही अवस्था होता है। जैसे कि हो गया ना कि जैसे एक बच्चा, एक लड़का है जो 12 से लेकर के 18, उसको यौन शक्ति भी ज़्यादा होता है। एक लड़की के प्रति ज़्यादा अति आसक्ति होता है, लड़की को लड़का के प्रति। यही एज 12 से लेकर के 18 के अथी में, इसी समय ज़्यादा चिंता में रहेगा, ज़्यादा अथी में रहना है कि भविष्य में क्या करना है, हमको कौन सा क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या करना है, खुद के बारे में सोचता रहता कि हमको क्या करना है। दुश्चिंता यानी सरोकार, खुद के बारे में, स्वयं के बारे में उस समय सोचता रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर नंबर डी। समझ गए होंगे? सिर्फ आप देखिए, आप बात को जो भी हम बोल रहे हैं सिर्फ आप समझने का कोशिश कीजिए और उस पर तर्क कीजिए कि हाँ क्या बोल रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। खुद से भी उस पर अपना लॉजिक लगाते रहिए। जैसे जैसे आप सुनते रहिएगा, उम्मीद है कि आप इतना अच्छा, आप सीटेट का एग्ज़ाम जब देने के लिए बैठिएगा उस समय आप खुद बोलिएगा कि हाँ कोई भी क्वेश्चन बनाने पढ़िएगा, आपके दिमाग में तुरंत कंसेप्ट आ जाएगा, नहीं ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। सिर्फ आप सुनिए, बात को आप सुनते रहिए, देखते रहिए। उम्मीद करते हैं कि जरूर है कि अगर ध्यान से आप सुनते हैं तो अच्छा ही होगा आगे। चलिए ये वाला लिख लीजिएगा, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सब लिख लीजिएगा। जैसे जैसे कोई चीज़, नया चीज़ आपको मिलता है वो चीज़ को एक अलग से कॉपी में लिखते चलिएगा ताकि आगे चल करके आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन तीसरा, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानतः होता है। यानी कि कह रहा है शारीरिक रूप से अक्षम, यानी अक्षम माने विकार, अक्षम माने विकार हो गया। इसी को बोल सकते हैं विकार बोल सकते हैं। यानी कि कोई चीज़ के शारीरिक रूप से एक बच्चा है जो अक्षम है, यानी कुछ चीज़ कर नहीं सकता है। जैसे हमको बोलना है, बोल नहीं पा रहे हैं तो क्या है? विकार है हमारे अंदर, बोलने का विकार है। अगर हम लिख नहीं पाते हैं तो क्या है? लिखने का विकार है। अक्षम है, हम लिख नहीं पाते हैं, अक्षम उस चीज़ से अक्षम है। तो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता होता है। तब इसमें ऑप्शन देख लीजिए, डिस्कैलकुलिया। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डिस्कैलकुलिया। ऑप्शन डी कह रहा है डिसलैक्विया। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है डिस्ग्राफिया। ये ऑप्शन नंबर सी है डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर डी है डिस्थीमिया। तो इसी में से आप चुनिए कि एक शारीरिक अक्षम बच्चा को इसमें से कौन सा बीमारी है। बीमारी का नाम है जो विकार होता है। जैसे होता है ना जैसे हो गया मलेरिया हो गया, मलेरिया हो गया, और भी कई प्रकार के हैं, टीबी हो गया, ये सब बीमारी है। उसी प्रकार से एक बच्चा में जो बीमारी होता है उसका नाम दिया गया। तो आपको ये चुनना है कि इसमें से कौन सा बीमारी एक बच्चा में जो कि शारीरिक रूप से अक्षम है उसको कौन सा बीमारी कहेंगे, क्या नाम है उसका। तो इसका जैसे देख लीजिए, डिस्कैलकुलिया गणित विकार के लिए होता है, गणित विकार। डिसलैक्सिया इसमें पठन विकार। सॉरी,
डिस्ग्राफिया, जैसे देख लीजिए डिस्ग्राफिया या इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है डिस्प्रैक्सिया। इसी को बोला जाता है डिस्ग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया, यानी कि जो शारीरिक रूप से अक्षम है, जो बच्चा लिखने में कमजोर है, जो लिख नहीं सकता है, जो शारीरिक रूप से अक्षम है, उसको डिस्ग्राफिया बोला जाता है या डिस्प्रैक्सिया बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे देख लीजिए डिसकैलकुलिया, इसका याद करने का ट्रिक बतला देते हैं। जैसे देख लीजिए ये डिस हटा दीजिए, पहले आप इसको छुपा दीजिए, डिस हटा दीजिए, कैलकुलिया 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 डिस हटा दीजिए, डैश कैलकुलिया, कैलकुलिया है माने के से हो गया कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आप लोग चलाते होइएगा, देखे भी होइएगा। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर क्या होता है, गणित का जोड़ घटाव हम करते, तो कैलकुलिया गणित, तो गणितीय विकार, इसमें कैलकुलिया कैलकुलिया कैसे हो गया कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर क्या करते हैं हम, गणित का जोड़ घटाव करते हैं, तो वही हो गया कैलकुलिया गणित विकार। डिसलैक्सिया, डिसलैक्सिया तो इसमें हो गया पठन विकार। डिसग्राफिया, जैसे देख लीजिए ग्राफिया, हम लोग ग्राफ बनाते हैं, क्या करते हैं, हाथ से लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, ग्राफ बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है, हाथ से लिखते हैं, तो ग्राफिया, ग्राफ बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं, तो लिखना विकार या अति शारीरिक विकार हो गया। जो लिख नहीं पाएगा उसको डिसग्राफिया। तो ग्राफ हाथ से बनाते हैं, लिखते हैं हाथ से, तो डिसग्राफिया। तो ये याद करने का एक अति है, छोटा, अगर देखिए समझने का कोशिश कीजिए, याद हो जाएगा, कोई भारी नहीं है। 2-4 बार 5 बार अगर बार बार उसी चीज़ को देखिए, पढ़िए नहीं, बार बार उस चीज़ को लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए, एक समय आएगा अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो अगर नहीं हो रहा तो 4-5 बार उसको खाली पढ़ कर लिखिए, बस ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैलकुलिया कैलकुलेटर तक गणित का विकार हो गया। डिसलैक्सिया पठन विकार हो गया। डिसग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया शारीरिक रूप से अक्षम, या न तो लिखने में अक्षम है बच्चा, उसके लिए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आंशिक पुनर्बलन, यानी चौथा कह रहा है आंशिक पुनर्बलन। अब पहले ये देखिए आंशिक पुनर्बलन शब्द किसने दिया था, पुनर्बलन दिया था, पुनर्बलन शब्द दिया था CL हल ने दिया था। हिंदी में भी लिख देते हैं CL हल ने, इन्होंने पहली बार पुनर्बलन शब्द दिया था, CL हल ने। ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है, इन्हीं ने बतलाया था कि पुनर्बलन क्या है। पुनर्बलन का मतलब देखिए, जैसे देख लीजिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए, पुनर्बलन क्या है। जैसे देख लीजिए एक आप है, इसी आप ही पढ़ लेते हैं, ये आप है, ठीक है, आप है, यहाँ पे आप बहुत 2 दिन 3 दिन से खाना नहीं खाए हैं। ये तो बात किया था अथी बिल्ली पे ये अथी किया था एक्सपेरिमेंट, मगर ये आप पे हम अथी करके दिखाते हैं। ये आप है, आपको भूख लगा हुआ है, आप 2-3 दिन से खाना नहीं खाए हैं, 2-3 दिन से खाना नहीं खाए हैं, आपके सामने में भोजन रख दिया, आपके सामने में भोजन रख दिया, आप क्या किए, आप खाना खाने के लिए आपके अंदर उत्तेजना जगेगा कि नहीं, कब हम उस खाना को ले ले और खाए, इसके लिए आपके अंदर उत्तेजना जगेगा। तो आपके अंदर उत्तेजना जगेगा। और जब उत्तेजना जगेगा तो आप क्या कीजिएगा, उद्दीपन कीजिएगा, उद्दीपन। आप क्या कीजिएगा, उत्तेजना आपके अंदर जगा तो आप उद्दीपन कीजिए, उस चीज़ को ग्रहण करने के लिए आप मेहनत कीजिए, आप उस चीज़ को पाने के लिए आप एकदम ज़्यादा उत्तेजना हुए। अब जैसे आपको देखिए सीटेट आप पढ़ रहे हैं, सीटेट आपको पास करना है, तो क्या करें, अभी आप पढ़ रहे हैं एकदम तेज़ी से, आपके अंदर उत्तेजना जगा हुआ है, और जब आपको सीटेट पास करना है तो उद्दीपन कीजिएगा, पढ़ रहे हैं तो उसके बाद ही आपको सीटेट पास होगा, तो उसी को बोला जाता है जो आप कर रहे हैं, तो उद्दीपन उसको बोला जाता है। तो यही
पुनर्बलन कहता है कि आपके अंदर अगर कोई चीज़ प्राप्त करना है तो आपके अंदर उत्तेजना वो जगना चाहिए। और जब उत्तेजना आपके अंदर जगेगा तो आप उद्दीपन कीजिएगा, उस चीज़ को प्राप्त कीजिएगा, तो उसी को पुनर्बलन कहा जाता है। इसी को, यही हो गया, इसी को बोला जाता है कि उत्तेजना जगेगा तब उद्दीपन कीजिएगा, उद्दीपन कीजिएगा तो आपको भोजन प्राप्त होगा, तब आप खाइएगा, आपको शांति होगा। तो आंशिक पुनर्बलन में कह रहा है, आंशिक पुनर्बलन का मतलब हो गया कि आप हो गए कि जैसे समझने की बात है कि आप एक समय पर आपको धीरे 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 मिल रहा है, और लगातार अगर पुनर्बलन मिलता है तो नेगेटिव केस में हो जाता है। लगातार पुनर्बलन, आप जैसे सोचिए ना कि आप बार बार खाली मोटिवेशन वीडियो देख देख करके आप कोई चीज़ कर रहे हैं, एक समय के बाद आप मोटिवेशन आप देखना ही बंद कर दीजिए, आपको बोरिंग लगेगा मोटिवेशन देखना। इसीलिए आप धीरे, अगर आप 15 दिन 20 दिन में एक बार मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, खुद को डिसिप्लिन में रखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके अंदर एक अथी रहता है कि नहीं हमको ये काम करना है, एकदम धीरे धीरे। जब आपके अंदर से आपके अंदर मोटिवेशन कम होता है तो आप क्या करते हैं, फिर से एक बार मोटिवेशन वीडियो देखते हैं और फिर उस काम में लग जाते हैं, तो फिर आप कई दिन तक चलते हैं। और वही आप डेली आपके अंदर से मोटिवेशन ख़त्म हो जा रहा है। आज अभी 1 घंटा पढ़े, 1 घंटा के बाद कर रहे हैं छोड़ो क्या पढ़ना है, इससे अच्छा तो हम फिर से अब कोई और काम करने लगे, उसके बाद फिर से आप मोटिवेशन देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं, तो आपके अंदर एक समय के बाद वो चीज़ खत्म हो जाएगा। तो आंशिक पुनर्बलन इसमें कह रहा ऑप्शन पढ़िए इसका, वास्तविक कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कैसे नहीं किया जा सकता है, जैसे देख लीजिए, जैसे कह रहा है वास्तविक कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि कह रहा है कि आप इस चीज़ को आप कक्ष में नहीं ले जा सकते। जब बतलाइए आप बच्चा को पढ़ा रहे हैं, उसको आप एक समय पर आप उसको मोटिवेट नहीं कीजिएगा, अभी प्रेरणा नहीं दीजिएगा, तो वो बच्चा क्या पढ़ पाएगा। उसको जब लक्ष्य नहीं सही से पता रहेगा, एक समय के बाद बच्चा वो भूल जाएगा, तो कैसे आप उसको अति बार बार पढ़ाइए। तो एक समय के बाद धीरे धीरे माने कि उसको मोटिवेट करना जरूरी रहता है। 15 दिन 20 दिन, उतना दिन में आप बच्चा को मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि बच्चा फिर से पढ़ाई में वही मन दिल लगाए। तो ये कह रहा है अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। पशु का इसमें बात का, पशु यहाँ बच्चा का बात हो रहा है, पशु को आप मोटिवेशन जा करके सुनाइएगा, मैं ले करके, ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखिए, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है आंशिक पुनर्बलन। ये देखिए सतत एक शब्द आ गया है कि इस चीज को समझिए। सतत का मतलब क्या होता है, लगातार, यानी कि सतत माने हो गया लगातार। ये चीज को लिख लीजिएगा, सतत माने हो गया लगातार, यानी कि आप डेली। ठीक है, अगला ऑप्शन नंबर डी देखिए, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम होता है। हाँ, ये गलत कह रहा है कि, यानी कि जैसे देख लीजिए ये क्या कह रहा है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम होता है। हाँ, ये गलत बात कर रहा है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। हाँ, सही कह रहा है कि अगर डेली आप मोटिवेट कर रहे हैं एक बच्चा को, तो आप एक समय के बाद वो बच्चा बोरिंग होने लगेगा। आप कितना ही मोटिवेशन सुनाइए, उसको जना लगेगा कि बोरिंग क्या कह रहे हैं। और वही आप एक समय धीरे गैप कर करके आप उस बच्चा को मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसको अच्छा लगेगा, आप वो बच्चा पढ़ने में भी। और वही इसमें कह रहा है कि आंशिक पुनर्बलन की अपेक्षा सतत पुनर्बलन अच्छा होता है। नहीं, गलत है ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। ये पशु वाला बात कर दिया, इसमें गलत है। और वास्तविक कक्ष में कैसे नहीं सुनाइएगा एक बच्चा को, आप कैसे नहीं सुनाइएगा कि आप एक बच्चा को आप कैसे नहीं मोटिवेट कीजिएगा, नहीं तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा सही से। आप ही अपने पर ले करके देखिए, एक समय के बाद आपको भी जैसे लगता रहता कि पढ़ लिख करके क्या होगा, फिर आप मोटिवेशन वीडियो यूट्यूब पर या जहाँ से भी देखते हैं, फिर जा करके लगता है कि नहीं हमको पढ़ना चाहिए, हमको आगे जा करके कुछ करना है जीवन में। अगर कुछ करना है ना, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, सब एक कलम ही ऐसा चीज़ है ना कि आप जैसे लगता है ना कि अभी हम कुछ नहीं, हम पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है, 0 लेवल पे है, कोई वैल्यू नहीं है। आप भरोसा रखिए, इतना उम्मीद रखिए कि यही कलम आज अगर कलम है आपके अंदर, अगर चला रहे ना, चुपचाप मन मेहनत लगा करके आप चलाते रहिए, कहीं ना कहीं जरूर पहुंचिएगा। इतना विश्वास रखिए कि एक अच्छा ही मुकाम पे पहुंचिएगा। मगर
एकदम ईमानदारी से होना चाहिए, उसमें कोई मिलावटी नहीं कीजिए, ये गलत चीज़ सबका मिलावटी नहीं कीजिए, ईमानदारी से पढ़ते हैं, पढ़ते रहिए, टाइम टेबल सब चीज़ अपना अथी रख करके एकदम काम भी कीजिए, खेलिए कूदिए सब चीज़ कीजिए, मगर एक मोटिव अति एक होता है ना कि पढ़ाई के वक्त में कोई दूसरा चीज़ नहीं आना चाहिए, हाँ, मगर पढ़ाई के बीच में कोई चीज़ मिलावटी नहीं कीजिए, बस खाली पढ़िए और बस ईमानदारी से पढ़िए, इससे बढ़ करके कुछ नहीं है। अगर आज किताब के आगे में आप सर झुकाते हैं, आने वाला 5 साल के बाद आपका सर सबसे ऊंचा रहेगा, और ये गारंटी रखिएगा कि ऊंचा ही रहेगा, कभी सरस्वती कभी धोखा नहीं देता है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आंसर नंबर सी, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। हाँ, यानी लगातार मोटिवेशन से अच्छा एक गैप करके दिया जाता है, ये अच्छा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, यानी कि कह रहा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी, इसका आईक्यू होता है, इसका प्रतिभाशाली का मतलब देख लीजिए, इसका आईक्यू एक वैज्ञानिक है, जैसे कि आईक्यू बतला दिया हुआ कि इतना 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 आईक्यू इस लेवल का होता है, जैसे आप भी निकाल सकते हैं आईक्यू। तो जैसे देख लीजिए आईक्यू होगी, प्रतिभाशाली का होता है 130 से ज़्यादा होता है। जैसे देख लीजिए ना, आइंस्टीन देख लीजिए, रामानुजन देख लीजिए, गणित, इस सब का आईक्यू क्या था? आईक्यू 130 से प्लस था। इस सब का सोच, जितना आप अभी हम लोग सोच जहाँ पे हम लोग का ख़त्म होता है, उससे कई ज़्यादा उस सब का सोच आगे चलता है। तो इस सब का आईक्यू लेवल बहुत आगे चलता था, बहुत आगे आईक्यू चलता था, इस सब का सोच बहुत आगे, जहाँ हम लोग का ख़त्म होता था उससे कई ज़्यादा इन लोग का सोच चलता। यही प्रतिभाशाली का निशानी होता कि नया नया आइडियाज़, नया नया चीज़, नया नया हमेशा तर्क करने, नया नया, और ये सब चीज़ सबसे अलग रहता है, सबसे अकेलापन रहेगा, जैसे नहीं कपड़ा ढंग से पहने रहेगा, नहीं कुछ एकदम पागल जैसा रहेगा, और बहुत अजीब, अब दिमाग में 1 मिनट में नहीं कई हजारों चीज़ के बारे में सोच देगा। ये सब प्रतिभाशाली का निशानी होता है। इसी में कह रहा है कि विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी का क्या इसमें है जो पहचान है? तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी माने हो गया, एगो देख लीजिए, एक होता है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, एक होता है एक होता है अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी। अंतर्मुखी देख लीजिए, अंतर्मुखी आपको हो जाएगा, वो बच्चा होता है जो अंदरे अंदरे सोचेगा, उस सबसे बहुत बच कर रहिएगा। जो अंतर्मुखी होगा ना, उससे बहुत बच करके रहिएगा। अंतर्मुखी क्या सोचेगा, जैसे लगेगा कुछ नहीं है एकदम, क्या आपके साथ कर देगा उसका कोई अथी नहीं होगा। जैसे कि अंदरे कोई चीज़ सोच रहा, कोई प्लान बना रहा, आने वाला समय में आपके साथ कर दे, तो अंतर्मुखी का निशानी होता है। बहिर्मुखी, ये बहिर्मुखी इतना अच्छा होता है कि आप जो भी बात रहेगा, जो भी चीज़ रहेगा, तुरंत, जैसे होता है ना, तुरंत सबको बोल दे, हाँ ये ऐसा था, किसी को गलत लगे चाहे बुरा लगे, मगर वो बोल देता है, मुंह पर ही बोल देता है, अंदरे साजिश नहीं करता है। अंतर्मुखी वाला साजिश करता है कि जल्दी किसी से घुले मिलेगा नहीं, ज़्यादा दोस्त यार इस सब का नहीं बनेगा। मगर बहिर्मुखी होगा, जल्दी सभी से घुल मिल जाता है, जल्दी दोस्त यार में सबके साथ रहता है, जो भी बात रहेगा मुँह पर बोलेगा, गलत हो चाहे सही हो। तो यही बहिर्मुखी का निशानी होता है। अंतर्मुखी अंदरे अथी चलता है। तो ये कह रहा कि अंतर्मुखी जो प्रतिभाशाली रहेगा वो अंतर्मुखी रहेगा, नहीं, गलत है ये, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर बी ताले पढ़ते हैं पहले। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, ये ऑप्शन बी कह रहा है कि अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी है तो ये गलत है, अंतर्मुखी कभी नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता में नहीं, दृढ़ता में नहीं, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार करेगा, फेल होगा फिर भी करेगा, 1000 बार, 2000 बार, 3000, वो मगर जो एक बार संकल्प ले लेता है, जो एक बार सोच लेता है नहीं हमको ये बनाना है, बना लेता है। जैसे बॉल का आविष्कार हुआ था, 1000 बार फेल हुआ था, 1001 बार में बॉल बन गया था। तो क्या है,
प्रतिभाशाली का निशानी है। जो एक बार वो सोच लिया वो चीज़ कर ही देता है। तो ये आवश्यक दृढ़तापूर्वक नहीं रह पाता, ये गलत है। चलिए अगला ऑप्शन नंबर सी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर रहता है। अभी ही बोले जो अपने आप में जो जैसे देखिए जो एक बार निर्णय ले लिया उसमें आत्मनिर्भर हो जाता है कि हाँ हमको यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। शिक्षकों से स्वतंत्र रहता है। हाँ चलिए ठीक है, प्रतिभाशाली का निशानी शिक्षक से स्वतंत्र रहता है, मगर हमको इसमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है। पाँच नंबर क्वेश्चन का इसमें बेस्ट क्वेश्चन आंसर खोज लेना है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। हाँ आत्मनिर्भर होते हैं, मगर हमको इसमें बेस्ट चुनना है। तो ऑप्शन नंबर सी। जैसे देख लीजिए कभी भी कोई ऑप्शन देखिएगा ना तो ऑप्शन में जैसे लगेगा कि सब ऑप्शन चार में 3 गो सही है और 3 गो सही, मगर हमको क्या चुनना है? उसमें बेस्ट चुनना है। बेस्ट चुनना है। सीटेट आपको ये नहीं देता है कि आप सीटेट पास कर जाइए, आपका सोचने समझने का क्या क्षमता है, कितना तक आप सोच सकते हैं, इसके बारे में सीटेट देता है। तो यही आपको इसमें बेस्ट चुनना रहता है। कोशिश कीजिएगा कि बेस्ट से भी बेस्ट उसमें निकल पाए, वो चुनिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, एक बच्चा जो डॉट से ग्रस्त है वह स्वय को वाज पढ़ता है। वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर पर में अंतर नहीं कर पाता। यानी कि कह रहा है एक बच्चा है जो एक बीमारी से ग्रस्त है और स्वय को वो वाज पढ़ता है, यानी कि स्वय लिख करके दिए उसको, वो स्वय नहीं पढ़ करके वाज कह रहा है। और है जो न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है, यानी कि कह रहा है कि यानी कि न्यूक्लियर उस बच्चा को दे रहे हैं लिख करके, तो वो बच्चा कह रहा है अनक्लियर है, तो वो अंतर नहीं कर पा रहा है कि कौन सा बीमारी से ग्रस्त है बच्चा। तो आपको चुनना है इसमें से कौन सा बीमारी से ग्रस्त है। तो ये कौन सा क्षमता हो गया? पढ़ने में। इससे पहले आपको हम क्या बोले थे? पढ़ने में कौन सा हो जाएगा? आप ही लोग बतलाइए। चलिए ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, शब्द जिमलिंग विकार। ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सीमिया। ऑप्शन नंबर सी डिस्मोर्फीमिया। ऑप्शन नंबर डी डिसलेक्सिया। इसमें से आपको चुनना है कि इसमें से सही कौन सा होगा। तो पढ़ने में ऐसे पहले ये बतला दिए थे कि डिसलेक्सिया, पढ़ने में विकार को डिसलेक्सिया, गणितीय में डिसकैलकुलिया और लिखने में डिस्ग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया। ये हो गया डिस्क्रेप्समिया हो गया। जैसे देख लीजिए इसमें डिसलेक्समिया इसमें हो जाता है कि कोई भी चीज़ के बारे में बच्चा है जो जैसे है ना, कोई चीज़ के बारे में बार बार चिंतन करता है। जैसे देख लीजिए एक बच्चा है जो बोलने में बहुत ज़्यादा चिंतन करता है। जैसे 4 गो आदमी बैठ गया, उसके आगे में बोलने के लिए बोल दिया गया, तो उसको बोलने के लिए बोल दिया गया तो उसको चिंता होने लगा कि हम कैसे बोलेंगे, क्या करें, बहुत ज़्यादा चिंता में हो गया। तो ये डिसलेक्सीमिया कहलाता है उस बीमारी का नाम। तो ये सब उतना पूछता नहीं है, आपको 4-5 ही बीमारी ऐसा पूछेगा जो आपको एकदम जुबान पर होना चाहिए। जैसे कि हो गया आपको गणितीय विकार में हो गया डिसकैलकुलिया, पढ़ने में हो गया आपको डिसलेक्सिया, लिखने में हो गया डिस्ग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया। एक पूछा जाता है कि एक बच्चा है एक जगह, यानी कि एक बच्चा है जो एक जगह दिमाग को केंद्रित नहीं कर पाता, यानी कि एक जगह दिमाग को रख नहीं पाता है, तो उसको ADHD बीमारी बोला जाता है। ADHD एक बच्चा है जो उसका मन हमेशा है जो भटकता है, यानी कि भटकता है, तो ADHD। और एक बच्चा है जो एक ही चीज को बार बार कर रहा है, तो उसी को बोला जाता है ऑटिज्म या अति स्वयं विमोह या न तो आत्मविमोह। इसी को बोला जाता है जो एक ही चीज को बार बार, जैसे है कि मुकेश खैनी लगा रहा है और वो अपना दोस्त को खैनी दे दिया, फिर लगा रहा, वही करने के थोड़े देर के बाद 1-2 मिनट के बाद फिर खैनी उठा कर वो अपना दोस्त को दे रहा है। तो कौन सा बीमारी होगा? आत्मविमोह
आत्मविमोह या स्व चिंतन या नहीं तो ऑटिज्म, इसी को बोला जाता है। एक बच्चा है जो एक जगह जैसे उसको बोल दिए किताब पढ़ने के लिए, मगर किताब पढ़ने के लिए दे दिए, मगर एक जगह वो ध्यान को केंद्रित करके नहीं रखा हुआ, तो उसको ADHD यानी कि दिमाग उसका चारों बगल भटकता रहता है। कितना होता रहता है ना, पढ़ने के लिए उसको दीजिए बस ऐसे ऐसे मुंह को चारों बगल हिलाता रहता, उसका दिमाग एक जगह नहीं रहता, तो ADHD। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी, क्वेश्चन छठा का ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सीखने, ये हो गया सीखने संबंधित निर्योग्यता सामान्यतः। इसमें कह रहा है सीखने संबंधित निर्योग्यता सामान्यतः। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। इसमें क्या कह रहा है, लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। अच्छे, माने कि लड़की है हो गया कि पढ़ने में तेज रहता है, लड़का है जो पढ़ने में तेज नहीं है। तो चलिए पहले आप लोग खुद से बना करके देखिए, उसके बाद अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित रखते हैं। यानी कि कह रहा है ऑप्शन नंबर बी, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं। तो माने कि शहरी बच्चा है जो तेज होता है, ग्रामीण बच्चा बहुत होता है। चलिए अगला ऑप्शन नंबर सी, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होती है। यानी कि कह रहा है पैतृक माने हो गया, आपको पैतृक को ही जीन बोला जाता है, यानी कि परिवार, उनके माता पिता, ये बोला जाता है पैतृक। तो उनमें पाई जाती है जिनका अभिभावक माता पिता में ये बीमारी अति समस्या से ग्रसित है। ऑप्शन नंबर डी, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन जैसे देख लीजिए, ऑप्शन 7वां का ऑप्शन आप खुद से बनाने का चेक कीजिए, उसके बाद चलिए देख लीजिए। पहला देखिए, सीखने में निर्योग्यता संबंधित निर्योग्यता, लड़कियों की तुलना में लड़का अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। हाँ, माने कि लड़की तेज होता है, लड़का बहुत होता है, सीखने में कमजोर होता है, ऐसा नहीं है। दोनों कभी हम रूढ़िवादिता नहीं करेंगे, कभी भी क्लास में लड़का है तो अलग बैठाएंगे, लड़की है तो अलग बैठाएंगे। खेलने के मैदान में ले जाएंगे तो कहेंगे क्रिकेट हो रहा है तो लड़का को कहेंगे तुम लोग खेलो, लड़की के लिए क्रिकेट नहीं है, तुम लोग निकल जाओ, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। कुछ भी हो, कोई भी खेल हो या कहीं पढ़ाई हो, कुछ भी हो, दोनों को समान जगह समान अति देना है। कल को इसमें एगो को नीचा एगो को ऊपर नहीं करना, दोनों को समान स्थिति देना है ताकि भेदभाव नहीं हो, लड़का लिंग भेदभाव वहाँ पे नहीं हो। तो यहाँ भेदभाव का तुलना का बात करा, तुलना कभी भी पॉजिटिव क्वेश्चन है और तुलना का बात हो तो वहाँ पे नहीं लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी कि कह रहा है कि शहरी क्षेत्र के बच्चा तेज होता है और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चा कमजोर होता है, इसका कहने का मतलब है यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी, उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार से समस्याओं से ग्रसित है। हाँ, ये हम मान सकते हैं। सीखने में जैसे देख लीजिए, एक जैसे है कि माता पिता है, एक बच्चा है और उसका माता पिता कभी अक्षर, कभी नाम तक लिखने नहीं आता है, कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है। उसका बच्चा क्या आपको लगता है कि तेज होगा, होशियार होगा? नहीं, उसका बच्चा वही होगा, आनुवंशिकता जैसा उसका फैमिली में कोई रहता है वही आनुवंशिकता आता है। अगर उसका माता पिता पिछड़ा हुआ है तो उसका बाल बच्चा भी पिछड़ा हुआ होगा। हाँ, उसको पिछड़ा से अगर हम उसको अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, अच्छा वातावरण में डालेंगे, अच्छा समाज में रखेंगे ताकि वो बच्चा है जो आगे चल करके अच्छा कर पाए। तो इसीलिए जब उसका माता पिता ही जब कभी स्कूल नहीं देखा, जब कभी एक अच्छा से भेंट नहीं है, तो उसका बच्चा कैसे है जो जन्म लेगा होशियार हो जाएगा? नहीं। फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा वातावरण रखेंगे, अच्छा आदमी के बीच में रखेंगे, जहाँ पे 10 आदमी के बीच में कुछ बोले, एक दूसरा का बात सुने, अच्छा विद्यालय में रख देंगे, विद्यालय में ले जाएंगे, विद्यालय में उसको अच्छा से अथी करेंगे, समझाएंगे। धीरे धीरे एक समय के बाद वो बच्चा ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। मगर ये नहीं सोचिएगा कि वही बच्चा से एकाएक सुधार हो जाएगा, नहीं। आने वाला पीढ़ी मगर अगर पढ़ते रह गया तो आने वाला पीढ़ी है उसका है पूरा सुधार होता चल जाएगा और वही घर से IAS UAS सब निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर, ये नहीं कि बालक को अगर पहली बार जा रहा है तो नहीं बन सकता, ऐसा कभी दिमाग में नहीं। अगर बच्चा चाह ले तो बन सकता है, अगर मेहनत करे, अगर चाहे कि नहीं हमारे पूर्वज अगर नहीं पढ़े हम पढ़ेंगे,
हम कुछ करेंगे, अगर उसके अंदर ये जुनून और अति रहेगा, दृढ़ता रहेगा, तो ज़रूर बन सकता है। मगर मेहनत करने का ज़रूरत पड़ेगा, उसको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत पड़ेगा, मगर बन सकता है। तो इसको डॉट में रखिए जब तक। चलिए, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में पाई जाती है, नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी, 7वां का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जिद विद्यालय, यहाँ पे लिखा होगा विद्यालय, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कि कह रहा है विद्यालय में नियमित उपस्थित, यानी कि कह रहा है कि उस बच्चा जो बार बार स्कूल नहीं आ रहा है, एक दिन आ रहा है, 7 दिन गायब है, फिर आ रहा, फिर गायब हो जा रहा, उस बच्चा को हमको मोटिवेट करना है, यानी कि प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। यानी प्रोत्साहित का मतलब होता है मोटिवेट। यानी प्रोत्साहित का मतलब होता है मोटिवेट। तो इसमें से हमको ये देखना है कि विद्यालय एक बच्चा है जो नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को, यानी कि उपस्थिति के लिए वंचित हो जाता है, यानी कि नहीं बच्चा पहुंच पाता है स्कूल, तो उसको हमको मोटिवेट करना था। इसमें से कौन सा तरीका है जो सर्वाधिक उपयुक्त है, इसमें से क्या अपनाए जो सर्वाधिक उपयुक्त है। तो क्वेश्चन में तो आधा गायबे है भाई, ABC। चलिए देखा जाए, छोटा होने वाला तो नहीं है। ये आज रहने दीजिए, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट। होने वाला होगा तो देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन का ऑप्शन गायब है, रहने दीजिए ये वाला। 8वां क्वेश्चन कल होगा तो इसको फिर से करवा देंगे, ये वाला 8वां। 9वां भी गायब है। चलिए ठीक है, 10वां क्वेश्चन पे आइए। 2 क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डॉट जरूर होना चाहिए। यानी कि पोर्टफोलियो, इसमें क्या कह रहा है, पोर्टफोलियो क्या है तो देख लीजिए। पोर्टफोलियो क्या है, देखिए प्राथमिक बच्चा, पोर्टफोलियो है कि प्राथमिक बच्चा के जो प्रोग्रेस करता है, प्राथमिक बच्चा जो प्रोग्रेस करता है उसी का डाटा इसमें लिखा जाता है कि बच्चा कैसे सीख रहा, क्या क्या पढ़ा, क्या 1 साल में क्या क्या सीखा, इसके बारे में पोर्टफोलियो में लिखा जाता है। किसके लिए, तो प्राथमिक बच्चा के लिए। तो इसमें प्राथमिक बच्चों का डेटा लिखा जाता है। देख लीजिए, इसमें प्राथमिक बच्चा जो 1 साल में क्या क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कहाँ वो बच्चा 1 साल में क्या क्या किया, इसके बारे में लिखा जाता है। इसमें सिर्फ प्रोग्रेस लिखा जाता है, इसमें और चीज़ नहीं लिखा जाता है। प्रोग्रेस का मतलब हो गया, इसमें हो गया कि बच्चा क्या क्या सीखा, क्या क्या गलती किया, इसके बारे में लिखा जाता, और अदर चीज नहीं लिखा जाता। तो इसमें कह रहा है कि विद्यार्थी के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डॉट का, यानी कि पोर्टफोलियो बोले ना, प्रोग्रेस में क्या क्या यूज हुआ, उस बच्चे को क्या नहीं हुआ, इसके बारे में लिखा जाता है। तो यही इसमें बतलाना है कि करते समय डॉट जरूरी होना चाहिए। तो इसमें विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसके ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, विद्यार्थियों समावेशन। पहला में यानी कि कह रहा है विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अभिभावकों का
समावेशन जरूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विद्यार्थियों का बहिष्कार जरूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अन्य शिक्षकों का समावेशन जरूर होना चाहिए। आप बतलाइए इसमें हम क्या लिखे? प्राथमिक बच्चों का डेटा लिखा जाता है, वह प्रोग्रेस में क्या क्या यूज हुआ, क्या क्या सीखा, इसके बारे में लिखा जाता है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें से क्या क्या इसमें लिखा जाए जो जरूरी है इस बच्चा के लिए। तो ऑप्शन देखिए विद्यार्थियों का समावेशन, यानी कि विद्यार्थियों का समावेशन। ऑप्शन नंबर बी देखिए अभिभावकों का समावेशन। क्या इसमें एक बार हम चर्चा किए हैं कि अभिभावक का कुछ लिखाएगा नहीं, इसमें अदर चीज कुछ नहीं लिखाएगा, इसमें सिर्फ प्राथमिक बच्चा का ही लिखाएगा इसमें। तो अभिभावक हो गया, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों का बहिष्कार करने के लिए अति करेंगे, नहीं, गलत। अन्य शिक्षक का बात नहीं किए, सिर्फ बच्चा का बात किए, तो यह शिक्षक वाला बात गलत है। हाँ, विद्यार्थियों का समावेशन फिर से देख लीजिए, मिला लीजिए। विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। हाँ, विद्यार्थियों का समावेशन यानी कि विद्यार्थी क्या क्या एक साल में यूज किया, क्या नहीं किया, ये सब विद्यार्थी के बारे में लिखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षक डॉट के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। यानी इसमें कह रहा शिक्षक डॉट के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। यानी कह रहा है इसमें कि शिक्षक के अलावा का मतलब हो गया अलगाव। यानी शिक्षक के अलावा निम्नलिखित में से सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। यानी कि कह रहा जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। हाँ, एक शिक्षक कह रहा है, एक शिक्षक जब कोई विद्यार्थी खुद से कोई कार्य कर रहा था, कोई कार्य तो कोशिश कर रहा था, उससे परिपूर्णता की अति अपेक्षा करनी, यानी कि उससे विद्यार्थी से पूर्ण वो कार्य है जो पूर्ण हो जाए। ऑप्शन बी मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। ऑप्शन नंबर सी मुक्त खेल के लिए समय देना। ऑप्शन नंबर डी सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। तो इसमें से आप लोग बतलाइए कि इसमें से कौन सा सही होगा, सही होगा। तो इसमें देख लीजिए, ज़्यादा इसमें अति नहीं देखना ऑप्शन को, इसमें सिर्फ देख लीजिए, दिमाग अपने आप अति जोर दीजिए थोड़ा सा दिमाग पे कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें शिक्षक डॉट पर इस 4 ऑप्शन में से कोनो एगो को बैठा करके देखिए कौन सा इस चीज को फॉलो कर रहा है। एक शिक्षक जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए जब मजेदार बनाना चाहिए। हाँ, एक जैसे देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि शिक्षक है जो जब एक बच्चा को एक कार्य कर रहा है उसके परिपूर्णता की अपेक्षा करने के बजाय उसको समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बनाना। यानी कि एक शिक्षक, यानी कि हम ऐसे एक टास्क दे दिए, अब बच्चा को बोले ए मुकेश जाओ बनाओ तुम, वो बच्चा है जो समस्या उसको दे दिए, अब समस्या वो कर रहा है, अब उससे हम पूरा एकदम हाथ जोड़ करके स्कूल में डायरेक्ट कह रहे हैं कि नहीं तुम पूरा करके ही देना, उससे परिपूर्णता की हम अपेक्षा कर रहे हैं, कि नहीं तुम पूरा करके उस चीज़ को टास्क को हमको देवे करो, इसका हम उससे उम्मीद लगा रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं। इससे बेहतर होता है कि वो अपेक्षा हम उससे पूर्ण होने की अपेक्षा करने के बजाय उस बच्चा को हम कहें और भी उसमें ट्रिक बतला दे, जैसे कि ये मुकेश देखो ये ऐसे होगा, ये चीज़ ऐसे होगा, पूरा नहीं बतलाना है मगर हाँ कुछ हिंट दे देना है, मज़ेदार बना देना है, उसमें कुछ चीज़ बना देना है कि हाँ बच्चा वो हिंट से पकड़ ले, उस चीज़ को मज़ेदार बना देना है ताकि बच्चा है जो समस्या समाधान तुरंत कर ले और उसको ज़्यादा दिमाग पर जोर भी नहीं पड़े। तो ऑप्शन नंबर ए।
तो इसका ज़्यादा अथी नहीं देना है। ऑप्शन नंबर ए, मुक्त अंतर वाली समस्या ये सब कुछ नहीं, सीधे ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, यानी कि कह रहा है कि सफल समावेशन, समावेशन का मतलब आप लोग को इससे पहले वाले क्लास में भी आपको हम बतलाए हुए हैं। समावेशन का मतलब होता है कि एक स्कूल हो, स्कूल के नीचे एक छत के नीचे और सभी बच्चा, यानी जाति धर्म इसमें कोई इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी बच्चा एक समान होना चाहिए। इसी के लिए ड्रेस में भी देखिएगा, सरकारी स्कूल में सभी बच्चा एक कलर का ड्रेस पहन करके जाता है, इसमें कोई गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सबके लिए समान होता है, सभी एक समान कपड़ा पहन करके जाता है, सबको भोजन दिया जाता है, गरीब का बच्चा हो तब अमीर का बच्चा हो, सब खाते हैं वहाँ पे। इसमें अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम इसमें कुछ नहीं होता है, उसमें समावेशन यानी कि एक छत के नीचे सभी धर्म, लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी धर्म हो, छोट हो चाहे अति हो, सभी एक साथ एक अथी में बैठता है, उसी को समावेशन कहते हैं। को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, इसमें कह रहा है कि इसमें से 4 गो ऑप्शन है, इसमें क्या कह रहा है, इससे इस ऑप्शन में के सिवाय इसमें से समावेशन का कौन सा आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, पृथक्करण। ऑप्शन नंबर बी कह रहा अभिभावकों की भागीदारी। ऑप्शन नंबर डी क्षमता संबंध धन, और ऑप्शन नंबर डी संवेदनशील बनाना, यानी कि इसमें कह रहा पृथक्करण अभिभावकों की भागीदारी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्षमता संबंध धन, ऑप्शन नंबर डी कह रहा संवेदनशील बनाना। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो पृथक्करण का मतलब हो गया, पृथक्करण का मतलब हो गया अलग अलग, अभिभावकों यानी कि अभिभावक माने माता पिता, क्षमता संवर्धन यानी कि कौन बच्चा कितना अति क्या पढ़ने में क्या अथी है, कोई बच्चा तेज होता है कोई अथी होता है, तो सभी को एक जगह बैठाना, यही होता क्षमता। और संवेदनशील बनाना यानी कि इमोशनल, संवेदनशील माने इमोशनली सब एक जगह एक ही अथी में रहे। तो पृथक्करण माने अलग अलग, तो क्या समावेशन में पृथक्करण चल सकता है, अलग अलग का बात हुआ है, नहीं, समावेशन में एक ही जगह होता है, एक ही छत के नीचे एक जगह होता है, तो इसमें पृथक्करण का बात नहीं होता है, तो पृथक्करण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है, यानी इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो विशेषता है, इसमें से 4 गो ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में से बोले हुआ है कि इसमें से कौन सा जो समस्या समाधान का उपागम है। तो जैसे देख लीजिए, आप ही को अगर समस्या आती, कोई समस्या आ गया है, कोई भी समस्या आ गया, तो आपको समस्या जब आ जाए ना, तो उससे पहले अगर कोशिश कीजिए कि जागरूक रहे उस समस्या को आने से पहले। अगर नहीं हो पाया, एकाएक आ गया समस्या, तो उस समय अपने आप को इतना शांत कर लीजिए ना, शांत करके रहिए, ऑटोमेटिक होगा कि कुछ वक्त के बाद समस्या हट जाएगा, आपको कुछ दिन के बाद याद भी नहीं रहेगा कि ऐसा कोई समस्या आया था। तो यही समस्या समाधान का उपागम, इसमें से कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, यानी कि सही उत्तर प्राप्त करने का